नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए अब विपक्ष ने यह मान ही लिया है कि आएंगे तो मोदी जी ही। जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने 400 प्लस का नारा वो स्वीकार किया था और सदन के अंदर ये बोल रहे थे कि इस बार तो 400 पार का नारा दिया जा रहा है, इसका असर आप देखिए कि जो इंडी अलायंस के बाकी हिस्से हैं उन दलों के अंदर अब भगदड़ मची हुई है और उन सबको लग रहा है कि जब आएंगे तो मोदी जी ही, तो हम विपक्ष में बैठकर क्या करेंगे। अभी हमने देखा कि इंडी अलायंस से जिस तरह से ममता बनर्जी अलग हुई, आम आदमी पार्टी अलग हुई और अब समाजवादी पार्टी की भी टामाटोल कर रही है। लेकिन इसी बीच जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ गई, जहां फारूक अब्दुल्ला ने मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ना शुरू कर दिए। असल में मोदी जी वहां एक कार्यक्रम में गए थे और जब वो कार्यक्रम में गए तो उन्होंने वहां इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीजों की परियोजनाओं को 32,000 करोड़ रुपए देकर और उनका वहां पर शिलान्यास किया या उनकी शुरुआत की घोषणा की। तो पूरे जम्मू और कश्मीर में वहां के लोगों से भी मोदी जी ने वर्चुअली बातचीत की। जो स्वयं सहायता समूह हैं उनके जरिए वहां लाखों लोग जुड़े हैं और देश ने भी पहली बार देखा कि जम्मू और कश्मीर के लोगों की भाषा आज कैसी बदली हुई है। जो मोदी को गाली देते थे, जो बीजेपी को गाली देते थे, जो कांग्रेस और बाकी जो दल थे, गुपकार गैंग जो था, वो कश्मीरियों को ये कहकर डराता था कि भारतीय जनता पार्टी को वोट मत देना, ये कट्टरवादी लोग हैं, ये हिंदुत्व हैं वाले लोग हैं और ये तो मुसलमानों के विरोधी हैं। आज मोदी को 10 साल इस देश में हो गए और धारा 370 हटने के बाद जिस तरह से मोदी सरकार ने जम्मू और कश्मीर रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, उसी का नतीजा है कि आज जो पिछले वर्ष का आंकड़ा है 3 करोड़ पर्यटक जम्मू और कश्मीर में पहुंचे हैं। और इसके कारण कश्मीर में राजनीति करने वाले जो दल हैं उनको भी दिखाई दे गया कि मोदी जी का जो ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, उस ग्राफ में उनके साथ जाना ही फायदे का सौदा है। इसीलिए फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि अगर उनसे कोई बातचीत के लिए बुलावा आएगा, यानी अमित शाह या मोदी उनको बुलाएंगे, तो इसमें कौन मना कर सकता है। यानी उन्होंने इसी तरह की बात कर दी जैसा कुछ दिनों पहले जयंत चौधरी ने बयान दिया था। आरएलडी के जो प्रमुख हैं जयंत चौधरी, आपको ध्यान होगा, उन्होंने भी इसी तरह का कहा था कि मैं अब क्या कह सकता हूं, क्योंकि उनके जो दादाजी है उनको भारत रत्न की घोषणा केंद्र ने की, उसके बाद उनका विचार बदल गया। ठीक इसी तरह अब जम्मू और कश्मीर की राजनीति करने वाली जो पार्टियां हैं उनका भी अब बयान और उनके भी मूड को बदलता हुआ अब हम देख रहे हैं। 32,000 करोड़ रुपए की परियोजना जो मोदी जी ने घोषणा की है, उसमें शिक्षा के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रेलवे के लिए यह पैसा अलॉट किया गया है। पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कश्मीर में मोदी सरकार में पहुंची है और इसी के कारण जो फारूक अब्दुल्ला हैं उनकी भाषा बदली। 3 करोड़ पर्यटक का पहुंचना जो अभी तक के भारत के आजाद भारत का एक इतिहास में ये एक रिकॉर्ड है। अभी तक किसी साल इतनी बड़ी संख्या नहीं पहुंची क्योंकि आतंकवाद था, जगह जगह गोले फटते थे, किसी को नहीं पता कब किसका अपहरण हो जाएगा, कहां बंद का आह्वान हो जाएगा और इसलिए लोग जाने से घबराते थे। आज की हालत यह है कि पूरे कश्मीर में आप अपनी खुद की गाड़ी से या वहां कोई किराए की गाड़ी कर दो और कहीं भी घूम सकते हो। इसके कारण से आपको बताएं, वो जो हैं वो कहते हैं, बयान दे रहे हैं और उस बयान में आपको मैं बताता हूं वो क्या कहते हैं। जो इसमें उन्होंने बयान दिया और वो ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार जिस तरह का काम कर रही है, जो पर्यटन के लिए उन्होंने काम किए हैं और जिस तरह से पर्यटक बढ़े हैं, यही काम इसी तरह का आगे भी होने की जरूरत है और इसीलिए इसी सरकार की जरूरत है। इसी से पता लग रहा है कि फारूक अब्दुल्ला का रुख क्या है। और आपको यह भी बताऊं, फारूक अब्दुल्ला और उनका बेटा उमर अब्दुल्ला, जो वाजपेयी जी की सरकार थी उस समय, ये दोनों लोग मंत्री थे, यानी पहले भी ये एनडीए का हिस्सा रहे हैं। लेकिन होता है बीच में ये लगने लगा कि ये मोदी जी कहां से आ गए और ये तो नहीं होना चाहिए और इसलिए उनको बाहर करने के लिए इन सबको लगने लगा कि एक अलायंस बना लेते हैं, इंडी अलायंस नाम रख दिया। लेकिन कांग्रेस का जो मुखिया है इस समय, बेशक मल्लिकार्जुन खड़गे नाम को अध्यक्ष हैं, लेकिन राहुल गांधी की जो बयानबाजी है
आप देखिए, कभी वो अमिताभ बच्चन के परिवार पर सवाल उठा रहे हैं, कभी वो अडानी पर सवाल उठा रहे हैं, वो कभी कह रहे हैं कि राम मंदिर में मैं जा रहा हूं, मैं जो है काशी के मंदिर में जा रहा हूं तो मेरी फोटो नहीं खींचने दे रहे हैं। उल जलूल बयानबाजी से जनता ऊब चुकी है और हालत यह है कि लोग उनका मजाक बना रहे हैं। तो इंडिया अलायंस को दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी के पीछे वो झंडा लेकर खड़े रहें, राहुल गांधी जिंदाबाद करें, नतीजा कुछ निकलना नहीं है। कांग्रेस की हालत खराब है, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कांग्रेस छोड़कर जाने को तैयार बैठे हैं। कुछ लोग घोषणा कर चुके हैं, कुछ लोगों की घोषणा होना बाकी है। आचार्य प्रमोद कृष्णम, जिस तरह से कल की पीठ धाम पर मोदी जी वहां गए, उसके बाद उनको सस्पेंड कर दिया गया है। संभावना जताई जा रही है बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। खबर आई कमलनाथ की, तो भारतीय जनता पार्टी के जो सिख नेता हैं, मेरी उनसे व्यक्तिगत रूप से एक से बात हुई तो उन्होंने कहा क्योंकि कमलनाथ 84 के दंगों के लिए दोषी है और आज भी सिख जानते हैं, मानते हैं कि वो दोषी है, इसलिए कमलनाथ की वापसी नहीं होगी, लेकिन उसका जो बेटा है वो जरूर बीजेपी में आ सकता है या आए, क्योंकि उसका कोई दोष या उसका कोई नाम नहीं है। शायद कमलनाथ ने भी इसीलिए वर्चुअली मीटिंग अटेंड की है, लेकिन कई मध्य प्रदेश के नेता, कांग्रेस के कई विधायक कांग्रेस को छोड़ने को तैयार बैठे हैं और बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, ऐसी मेरे पास खबर है। इसके अलावा आपने देख ही लिया कि कई जो G23 के कई नेता हैं, उसमें जो आपने देखा है कि गुलाम नबी आजाद ने अपनी अलग पार्टी बना ली। इसी में आनंद शर्मा की बात हो रही है, मनीष तिवारी के बारे में कहा जा रहा है कि सीट को लेकर के बस थोड़ा सा सौदा होना तय है, वो भी बीजेपी का रुख करेंगे। इसी तरह जो नवजोत सिंह सिद्धू है, उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि कभी भी ये घोषणा हो सकती है कि वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। यानी इंडिया अलायंस पूरी तरह टूट और बिखर गया है। सबको पता है कि आएंगे तो मोदी जी ही, और इसलिए गुपकार गैंग भी कश्मीर में अब बिखरने के कगार पर है, बस घोषणा होना बाकी है। जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला ने इशारा कर ही दिया है। आपको यह भी बता दूं, मैं पहले भी बता रहा था आपको कि भारतीय जनता पार्टी का आप ट्रेंड देख ही रहे कि आप अभी देखें बिहार में नीतीश कुमार को सीएम बनाया हुआ है। इसी तरह आप देखिए महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे शिवसेना के हैं, बीजेपी ने सपोर्ट देकर उनको सीएम बनाया हुआ है। तो कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी अपना नहीं, गुलाम नबी आजाद को सपोर्ट करके, या जो भी पार्टी वहां उसको लगेगी कि उसका इफेक्ट ज्यादा है। मुझे गुलाम नबी आजाद की पार्टी भले ही अभी प्रारंभिक रूप में है, थोड़ा अभी नई है, शुरुआत की है, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उनको सीएम बना सकती है। सीनियर मोस्ट नेता है, साफ छवि है, लेकिन ये फॉर्मूले पर भारतीय जनता पार्टी विचार कर रही है, ऐसा मेरे सूत्रों से मुझे पता लगा है। जब ये चीजें पता लग रही हैं कि भाई कश्मीर में का ही कोई नेता वहां का सीएम बनाया जाएगा, बीजेपी उसको सपोर्ट ऐसे ही करेगी जैसे अन्य राज्यों में उसने किया है। यानी बीजेपी उन पार्टियों में से नहीं है कि भाई हमारी ज्यादा सीटें तो हमें देखना है। भारतीय जनता पार्टी केवल यह देखती है कि देश पहले है, देश का हित किस में है, देश हित की विचारधारा पे जो नेता चल रहा है उसको आगे बढ़ा देते हैं। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के लिए चिंता कर रहे हैं। देखिए मराठा आंदोलन चला था, उन्होंने पहले ही 10% आरक्षण देने की घोषणा कर दी। अब वो उन्होंने नोटिफिकेशन हो गया है और उसको जो है पास करा देंगे। अब वो महाराष्ट्र को संभालने में सक्षम है जिस तरह से काम कर रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार है, तो बीजेपी ने देखा भाई नीतीश की जो लोकप्रियता है कि उनको पलटू राम पलटी राम कुछ भी कहें, लेकिन लोकप्रियता है, उनकी पीछे वोटर है और आज भी उनको लोग चाहते हैं, उनको मानते हैं सुशासन बाबू की तरह। ये बात अलग है कि बीच में वो लालू जी के साथ चले गए तो उनका विचार भी बदल गया और वो उस तरह के काम नहीं कर पाए। तो भारतीय जनता पार्टी देश हित को सर्वोपरि रखती है और इसीलिए उनको कुर्सी प्यारी नहीं है, देश हित सबसे पहले है। और इसीलिए कश्मीर के गुपकार गैंग के नेताओं को भी ये समझ में आ गया कि वहां उनकी तो अब दाल गलेगी नहीं। मैं खुद कश्मीर गया हूं, मेरी वहां जो शिकारा चलाने वाले हैं उनसे बात हुई, टैक्सी ड्राइवरों से बात हुई, सबके अंदर गुस्सा है तो कश्मीर के नेताओं के प्रति। वो कहते हैं कि इन कश्मीर के नेताओं ने अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाया, करोड़ों अरबों रुपए उन्होंने जो कश्मीर का पैकेज केंद्र से मिलता था उसमें से पैसे खा लिए और कश्मीरियों के लिए कुछ नहीं किया, केवल पत्थर हाथ में थमाए। मोदी सरकार आई तो मोदी सरकार ने
कश्मीरियों को अधिकार दिए, ग्राम सभाओं को पावर दी, स्वयं सहायता समूह खड़े किए, जनता के हाथ में डायरेक्ट केंद्र से पैसा आ रहा है, जनता को डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है, नेता और दलाल बीच में से मोदी जी ने हटा दिए। और इसी का कारण है कि मोदी जी की अगर रैली होती है तो लोग कश्मीर के वर्चुअली जगह जगह बड़े बड़े स्क्रीनों पर उनको सुनने के लिए इकट्ठा हुए, वो भी ठंड के मौसम में। यह इतिहास में पहली बार हुआ कि मोदी जी की लोकप्रियता, जम्मू में तो आप समझ लीजिए जहां भी बीजेपी रैली करेगी वहां भीड़ उमड़ती ही है, लेकिन कश्मीर में मोदी जी को सुनने के लिए इंतजार कर रहे थे लोग घंटों से। यह उनके काम की पहचान है, यह काम के कारण हुआ है। और इसी से पता लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी का ग्राफ कितना बड़ा है। तो 2024 के चुनाव में मैं देख रहा हूं सबसे ज्यादा चौंकाने वाले अगर आंकड़े आएंगे, सीटें निकलेंगी, तो वो या तो दक्षिण से आएंगी और या कश्मीर से आएंगी। आप खुद देखेंगे, क्योंकि मोदी जी का काम बोल रहा है और मोदी जी के काम को देखकर विपक्षी पार्टियों में खलबली मची है। बस वो इंतजार में है कब हमें बुलावा है। इसी तरह फारूक अब्दुल्ला ने भी इशारा कर ही दिया है कि वो एनडीए में जाने के लिए बेकरार हैं, बस बुलावे भर की देर है। इसके बाद ये तो पक्का है कि वो इधर उधर की भाषा बोलते रहे हैं, लेकिन ये तो तय है कि जब एनडीए के साथ आ जाएंगे तब कमांड तो मोदी जी के हाथ में ही रहनी है। 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ही रहेंगे। तो आप देख ही रहे हैं कि उनके कोई भी मंत्री हों, वो उनको काम तो फिर करना ही पड़ता है। कश्मीर में भी विकास के काम करने ही पड़ेंगे। और जब वहां अभी विधानसभा का चुनाव होना है, निश्चित रूप से राज्य की सरकार का गठन हो जाएगा तो तेजी से काम होंगे। डबल इंजन की सरकार के जरिए मोदी जी भारतीय जनता पार्टी जो सीएम बनाएंगे, निश्चित रूप से ऐसा होगा जो कश्मीर और कश्मीरियों के लिए ख्याल करेगा। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।